एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग आए हैं साइकोलॉजी क्लास के ऑप्शनल की क्लासेस लेने के लिए। देखिए, साइकोलॉजी ऑप्शनल एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसके बारे में अगर आपको 2-3 लेक्चर्स किसी के भी समझ में आ जाएं तो आप ये समझ सकते हैं कि ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे सकता है। आज हम इस चीज़ के लिए आए हैं कि आपको ये पता चले कि साइकोलॉजी पढ़ना कितना आसान है, कितना ईजी है एंड आप कैसे इसमें हाई स्कोरिंग ला सकते हैं। देखिए, साइकोलॉजी ऑप्शनल का पहला लेक्चर मैं डाल चुका हूँ जिसमें मैंने सिलेबस समझाया था। आज मैं पहले ही पेपर का साइकोलॉजी पेपर 1 का इंट्रोडक्शन का पोर्शन स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। साइकोलॉजी क्या है, किस तरह स्टार्ट हुई, साइकोलॉजी में क्या क्या हुआ। देखिए, अगर आप अपने पेपर को राइट डायरेक्शन में क्लियर करना चाहते हैं देन वेदर इट्स फॉर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दोनों में से किसी भी मीडियम में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं देन डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन मी, मैं आपको हेल्प करूँगा। तो आइए, मोबिशाला के थ्रू और प्राप्ति आईएएस के थ्रू हम आपको हेल्प देते हैं इस डेमो लेक्चर पे। ये लेक्चर 1 है बेटा, अगर आपको स्टार्ट भी करेंगे तो इंट्रोडक्शन से हम आपको स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है। पहला क्वेश्चन आता है साइकोलॉजी है क्या, व्हाट इज़ अ साइकोलॉजी। देन साइकोलॉजी इज़ अ ग्रीक वर्ड मेड फ्रॉम साइकी एंड लोगोज। लोगोज इज़ ऑलवेज to read something. So biology, physiology, all words are used out there. It means to read something and that is always followed like that. So psyche means was soul. Then the study of soul was the first definition which was given to the other fields. Then that is a study of souls. Later on William James used term mind. William James has altered it and he used a term known as mind which replaced soul. बाय विच सोल को रिप्लेस कर दिया। वॉट ही डिड, उन्होंने माइंड को हटाया और सोल को वहाँ पर लगा दिया। उसके बाद धीरे धीरे साइकोलॉजी की फील्ड बदलती गई, चीज़ें बदलती गई। चीज़ें बदलने के बाद एक सिस्टमेटिक स्टडीज़ का पोर्शन आया जिसमें हम एनिमल और ह्यूमन के बिहेवियर को पढ़ते हैं। जैसे आप देखिए, मीटिंग के टाइम पर एनिमल एग्रेसिव हो जाता है तो उसका एक पर्टिकुलर बिहेवियर है, एक पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल नीड है, उसकी साइकोफिजियोलॉजिकल नीड है। उस फिज़िकल नीड के लिए वो थोड़ा थोड़ा हॉस्टाइल होने लगता है। जैसे मीटिंग के टाइम पे आप एलिफेंट को नहीं छू सकते, वो बहुत ख़तरनाक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिहेवियर अल्टर करती हैं। जैसे किसी को भूख लगी हो, आप 4 दिन किसी कुत्ते को भी भूखा रखिए अपने घर पे और वो आपका पेट भी हो, और उसके बाद अगर आप उसके मालिक हैं और उसके साथ इनह्यूमन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो आने वाले टाइम पर आपको भी बाइट कर लेगा। आपने टर्टाइज पाले हो अगर कभी एक्वेरियम में एंड यू वांट टू नोटिस देयर बिहेवियर, तो क्या होता है, टर्टाइज भी दूसरे टर्टाइज को तब तक नहीं खाते जब तक उनका पेट भरता है। मैंने लाइव देखा है डेट इन आर एक्वेरियम देयर वाज मोर देन 30 टर्टाइज और उनको मील जो दे रहा था स्टाफ वो वीक दे रहा था, कम दे रहा था। तो एक बड़े टर्टाइज ने छोटे टर्टाइज को गर्दन पकड़ के काट दिया। तो एग्रेसिव बिहेवियर कब आया, ड्यू टू द हंगर। फिर जब मैंने उसके लिए पूछा तो एनिमल साइंस में जब बात की मैंने, जो एक्वेरियम होल्डर्स हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, दो टोल्ड कि अगर टर्टाइज जो मरीन टर्टाइज है अगर उनका पेट भरा होगा तो कहीं एग्रेसिव नहीं होते, बिकॉज दे आर नॉट नॉन वेजिटेरियन। तो देखिए, बिहेवियर पढ़ना ही साइकोलॉजी है और इसको करना चाहिए। तो एक डेफिनेशन है, साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। इट इंक्लूड्स द एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियरल साइंस टू द ह्यूमन प्रॉब्लम। जो इंसानों की समस्याएं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए इसको यूज़ किया गया है और यहाँ पर मानव और इंसान दोनों के बिहेवियर को पढ़ा जाता है और इन एप्लीकेशन को बिहेवियर में यूज़ करके फर्दर यूज़ किया जाता है। साइकोलॉजी बेटा स्टार्ट कहाँ से हुई, द ओरिजिन ऑफ साइंस ऑफ साइकोलॉजी वॉज स्टार्टेड 1879 में। पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की गई लेप्जिग इन जर्मनी। वहाँ पे फिलोसोफर और एक साइकोलॉजिस्ट थे। याद रखिए, साइकेट्रिस्ट वर्ड अभी तक नहीं आया था। एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था विलियम वुन। तो इन्होंने अपनी पहली लैब टेस्ट की और उन्होंने वहाँ से काम करना स्टार्ट कर दिया। ऑल्दो ही स्टार्टेड हिज लैब फॉर स्टडिंग द माइंड्स ओनली, ही वॉज नॉट कनेक्टेड विद द बिहेवियर, बट इट वॉज द फर्स्ट साइंटिफिक अप्रोच टू testify mind or behavior of a human, so it was known as very good thing for psychology. तो he was first to measure human behavior accurately, so he is also known as the father of psychology. अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है तो आप हमेशा विलियम वुन का नाम लेंगे। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। स्कोप इसका है कितना है, इसमें द लिमिट ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन। भाई आज भी कई ऐसी एप्लीकेशन हैं जिनका स्कोप कम है। जैसे आज की डेट में DMIT टेस्ट किया जाता है, मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट बोलते हैं, जिसको डेमोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट बोलते हैं, जिसके थ्रू आपकी ब्रेन की कैपेबिलिटीज़, आपकी लर्निंग स्किल्स हम चेक कर लेते हैं। बट ये कितना फ्रूटफुल होगा, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में कितना आगे जाएगा, इसका आइडिया किसी को नहीं है। व्हेन वी डोंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ एनी आइडियाज देन हाउ कैन वी से दैट इज़ अ वेरी फ्रूटफुल थिंग फॉर अस।
तो एप्लीकेशन इसकी लिमिटेड है, इसका ऑपरेशन बहुत कम है। ब्रांच टॉपिक सब्जेक्ट मैटर विद विच इज डील, जैसे मिलिट्री साइकोलॉजी मिलिट्री के साथ डील करेगी, क्रिमिनल साइकोलॉजी क्रिमिनल के साथ डील करेगी, बिहेवियरिस्टिक अप्रोचेस बिहेवियर के साथ डील करेंगे। तो हर एक चीज़ का ब्रांच है। पैरासाइकोलॉजी पैरासाइकोलॉजी के ब्रांच के साथ डील करेगी, जो प्रीवियस बर्थ एंड घोस्ट एंड ऑल की बात करते हैं, मैजिक एंड ऑल की। तो मैजिक मतलब वो मैजिक नहीं कि जादू टोना कर दिया। पैरासाइकोलॉजी इज़ अ फील्ड जहाँ पर आपके पुनर्जन्म और रीबर्थ और आपके अनकॉन्शियस माइंड में पुनर्जन्म की यादें जुड़ी होती हैं। इस पे एक बहुत फेमस राइटर हैं डॉक्टर ब्रेन वाइस, और ब्रेन वाइस ने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है, मैनी मास्टर्स मैनी लाइफ। आप पढ़ेंगे, पैरासाइकोलॉजी की बहुत अच्छी बुक है, लैब टेस्टेड है। अब प्रोबेबली वो सही है गलत है वो तो नहीं पता, बट ही रोट अ ऑसम बुक, और उसको पढ़ के आपको बहुत कुछ मिलेगा। इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं, फिर फील्ड के अंदर भी सब फील्ड हैं। अब स्कूल साइकोलॉजी में आपको भाई एडोलेसेंस की साइकोलॉजी अलग है, एक 10th क्लास के बच्चे की अलग है, 5th क्लास के बच्चे की अलग है, प्राइमरी स्कूल के बच्चे की अलग है। उनको भी साइकोलॉजिकली हम पढ़ाते हैं, उनको लोकोमोटिव कराते हैं, साइन लैंग्वेजेस सिखाते हैं, कई चीज़ें करते हैं ताकि बच्चे का क्रमिक विकास हो। बट उसको करने के लिए भी हम एक सीक्वेंस और एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, ऐसे ही नहीं कर सकते। इसके बाद मीनिंग ऑफ बिहेवियर की बात करेंगे तो बिहेवियर पहला मोटर या कॉग्निटिव होता है। कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ जैसे वॉकिंग, स्विमिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ये सब आपकी स्किल्स हैं जो आप यूज़ करते हैं, और ये सब आपने सीखा भी है, पर ये आपकी बॉडी को मूव कराता है, आपकी सेंसरी मूव करती है, आपकी बॉडी मूव करती है। कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ जहाँ पर आप सोचना सीखते हैं, समझना सीखते हैं, रीजनिंग करते हैं, कल्पना करते हैं। तो थिंकिंग, रीजनिंग एंड इमेजिनिंग जो होता है वो कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ है। इफेक्टिव एक्टिविटीज़ क्या होता है? इफेक्टिव में इमोशंस जुड़ते हैं, जैसे आपका एंगर, हैप्पीनेस, फीलिंग्स, ये आपके बिहेवियर को भी बदलता है। ये चारों चीज़ें आपके, तीनों चीज़ें आपके बिहेवियर को बेटा बदल सकती हैं। जैसे आप वॉक करेंगे आप पॉजिटिव होंगे, स्विमिंग के टाइम पे आपका अप्रोच बिल्कुल अलग होगा, डांसिंग के टाइम पे आपका बिहेवियर अलग होगा। इफ़ यू लव डांसिंग यू विल लव इट, आपको स्ट्रेस नहीं देना, यू विल गो विद वाटर फ्लो। बट इफ़ यू डोंट लव देन यू वोंट। कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ में थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनिंग, ये आप पता है, अगर आप इमेजिनिंग अच्छी कर सकते हैं तो आप कर ही सकते हैं। इफेक्टिव एक्टिविटीज़, अगर आप खुश हैं तो आपका बिहेवियर बिल्कुल अलग होगा, अगर आप दुखी हैं तो आपका बिल्कुल अलग होगा। अब इवैल्यूएशन ऑफ द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी में पहला है स्टडी ऑफ सोल। पहला क्या है? किसको पढ़ते हैं? आत्मा को, ठीक है। दूसरे में कहा नहीं भैया इससे माइंड को पढ़ना चाहिए। फिर उन्होंने कहा जो हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस हैं उनको रीड करना चाहिए। फिर लास्ट में कहा गया नहीं भैया इसमें बिहेवियर ही पढ़ा जा सकता है। ब्रांचेस जो हैं कई तरीके की हैं, एक प्योर साइकोलॉजी, एक अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी में जनरल साइकोलॉजी, जितनी भी रिसर्च फील्ड सब होती हैं वो सब इसमें डाल दी जाती हैं। एबनॉर्मल साइकोलॉजी, आपका कैसा बिहेवियर है, आपका अगर थोड़ा भी ऐसा बिहेवियर है जो एबनॉर्मल है तो यहाँ आ जाएगा, है ना। तो जैसे मैडनेस, पागल हो रहा है कोई, या किसी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, साइकोलॉजिकल डिजीजेज हैं, मेंटल इलनेस है, तो वो सब एबनॉर्मल में आ जाएगा। सोशल साइकोलॉजी, समाज में कल्चर है, ट्रेंड्स हैं, कस्टम्स हैं, है ना, बहुत सारी बाउंडेशंस हैं, उनसे रिलेटेड क्या प्रेशर है और उसमें कैसे इंसान जीता है। जैसे समाज का एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है हम पर कि हमें एक सरकारी नौकरी करनी है, तो ये सोशल साइकोलॉजी में आएगा। एक सोसाइटी कहती है भाई काम नहीं करोगे तो भी काम चलेगा। एक ई सोसाइटी जो कहती है बिजनेस करो, कुछ भी करो, देयर इज़ नो शाय। जैसे इंडिया में अगर आप रिक्शा चलाते हैं तो आपकी वैल्यू नहीं है, अगर आप पान की दुकान खोलते हैं, पनवाड़ी बनते हैं तो आपकी वैल्यू नहीं है। बट यूएस में अगर आप स्वीपर भी हैं तो भी आपको बहुत रेपुटेशन से देखा जाए। सोसाइटी साइकोलॉजिकल अप्रोचेस भी चेंज होते रहते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद अगला आपका है पैरासाइकोलॉजी। पैरासाइकोलॉजी इज़ अ फील्ड ऑफ प्रीवियस बर्थ, रीबर्थ, है ना, लाइफ आफ्टर बर्थ, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। जियो साइकोलॉजी एक चीज़ बोलती है कि जैसे कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाती हैं, बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, वोल्केनो आ जाए, या क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या पड़ता है लोगों पे, तो इसको पढ़ना। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी आपके फेस की बात करता है, भाई किस एज में है, किस एज ग्रुप में है, वहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो आपका कैसे विकास होगा, तो डैट इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, भाई जितनी भी एक्सपेरिमेंटल फील्ड्स हैं जैसे थिंकिंग है, लर्निंग है, कंडीशनिंग है, इन सब से रिलेटेड जो बदलाव है उन्हें एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में डाल दिया जाता है। तो देखिए इनको और भी सब फील्ड में बांटा जा सकता है, इनको और भी इन्हेंस किया जा सकता है, बट अभी हम डेमो ले रहे हैं। जब लाइव रेगुलर क्लासेज होंगे तो आपको इन्हेंस करके मैं हर एक चीज़ पढ़ा दूंगा। राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डू सो, बिकॉज हमें बहुत जल्दी लेक्चर ख़त्म करना है, हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता इन सब चीज़ों के लिए, और इतना टाइम हम ले भी नहीं सकते बिकॉज जो मेंस में नहीं पूछा जा रहा उसके लिए इतनी मेहनत करने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। अप्लाइड साइकोलॉजी में एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी में स्कूल साइकोलॉजी अलग है, प्राइमरी स्कूल के अलग है, प्री प्राइमरी स्कूल के अलग है, जूनियर के अलग है, सीनियर के अलग। हर एक बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंग एजुकेशन को सही रखता है। कॉलेज की अलग है, पीएचडी की अलग है, इवन आईएएस की प्रिपरेशन करने वाली की एजुकेशनल साइकोलॉजी अलग है। क्लिनिकल साइकोलॉजी,
भाई डॉक्टर है, पेशेंट की इलनेस है, मेजर इलनेस है, एक बंदा ऐसा हो जिसके दोनों पैर कट गए, उसके बाद अचानक से उसको कैंसर भी हो जाए, तो भाई उसकी मेंटल इलनेस क्या होगी, तो क्लिनिकल सिचुएशंस हो गई। या उसका अचानक से एक लिम्ब काटना पड़े तो वो जब उठेगा तो मेंटली कैसा होगा, तो वो क्लिनिकल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, कंज्यूमर से पहले कौन आता है, प्रोड्यूसर एंड वर्कर्स, इनके बीच का क्या रिलेशन है, हेल्दी एटमॉस्फेयर है कि नहीं, वहाँ पे काम करने वाला अगर पॉजिटिव रहेगा तो अच्छा काम करेगा। लीगल साइकोलॉजी, जाहिर सी बात है, एक क्रिमिनल है जो क्राइम कर रहा है, कहीं पर बैठा है और उसने क्राइम किया, उसके बाद उसे रखा गया, जेल लड़ रहा है, कोर्ट के ट्रायल चल रहा है, इनोसेंट पीपल है, उसके बाद भी उसके साथ चल रहा है, लीगल प्रोसेस में बहुत ज़्यादा थक रहा है, परेशान हो रहा है, तो वो लीगल साइकोलॉजी में जुड़ेगा। भाई इसी से क्रिमिनल साइकोलॉजी का एक पोस्चर निकलता है कि भाई आपने क्राइम किया, उसके बाद आपको नॉर्मल किया गया, तो देखा जाता है इसने क्राइम क्यों किया। हो सकता है उसका मोटिव क्राइम करना ना हो, पर उसकी बाउंडेशन ना हो, बट एक ऐसी सिचुएशन बन गई हो, सिचुएशन अराइज हो, इस चक्कर में उसका माइंड कन्वर्ट हुआ हो, तो वो आकर लीगल साइकोलॉजी में आ जाएगा। इसमें क्रिमिनल साइकोलॉजी भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। मिलिट्री साइकोलॉजी, भाई जो देश की सेवा करते हैं या कंट्री के लिए कुछ करते हैं, सर्विंग टू अ नेशन, उनके साथ एक क्लियर साइन ये रहता है कि बेटा आपको जो भी करना है बहुत क्लियरली, बहुत आइडेंटिफाइड मैनर में करना है, और वो करना बहुत ज़्यादा मैंडेशन होता है किसी भी बंदे के लिए। तो आपको वो करने के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी है, आपको बहुत एक्यूरेटेड रहना है, बहुत श्योर रहना है, और अपने आप को कुछ झुकने नहीं देना। कितना प्रेशर पड़े अदर कंट्रीज़ का, आपको कभी वो नहीं करना। जैसे आप अभी अभिनंदन की बात करें, वो उससे पहले हमारे कुलभूषण जाधव जी अभी भी जेल में हैं, बट वो झुक नहीं रहे। उनसे अगर देश के बारे में कुछ पूछा जाए, वो एक्स नेवी ऑफिसर भी हैं, ऐसा नहीं है, नेवी के बहुत सारे सीक्रेट उनके पास हो सकते हैं, बट वो कभी झुकेंगे नहीं, क्योंकि उनको आर्मी को इतना अच्छा ट्रेन किया जाता है मिलिट्री साइकोलॉजी में, उनको ह्यूमिलेट किया गया, मेंटल टॉर्चर किया गया, बट वो लोग झुकेंगे नहीं। आपने मारने की सज़ा दे दी है, उन्हें फांसी दे देंगे। बट आर्मी की चीज़ ये, अभिनंदन जी भी जब वहाँ थे तो उन्होंने कितने टॉर्चर झेले पर हंसते रहे। पॉलिटिकल साइकोलॉजी देखिए, एक पॉलिटिकल लीडर कुछ भी अच्छा कर ले, उस पर ब्लेम्स आते हैं, इश्यूज़ आते हैं, तो उन सब चीज़ों को समझना, उन सब चीज़ों को करना, उन सब चीज़ों को देखना इज़ मिलिट्री साइकोलॉजी। तो ये सारे पोर्शन आपको ध्यान, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, तो ये सारी चीज़ें भी आपके लिए कैलकुलेटिव होती हैं। अब साइकोलॉजी है क्या, साइकोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ बिहेवियर। जी बिल्कुल बिहेवियर है, और कौन सा साइंस है, बिहेवियर का साइंस है, विज्ञान है कि चरित्र, आपका जो व्यवहार है वो कैसे बदलता है। साइकोलॉजी इज़ डेफिनेटली अ साइंस, 100% साइंस है, बिकॉज आपके बिहेवियर को बदलने के लिए अगर हम कुछ एक्सपेरिमेंट करें साइंटिफिक, तो आपका बिहेवियर टेंड हो जाता है, आपका बदलता है। प्लेसिबो इफेक्ट आपने सुना होगा, वो भी एक साइकोलॉजिकल अप्रोच ही है ना। आप दवा खा रहे हैं तो आपको हील होना है, आपका दिमाग भी आपको हील करने की कोशिश करता है। तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि कई चीज़ें ऐसे ही काम कर जाती हैं। जैसे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था, एक बार एक बंदा जाता है तो वो कहता है वैद्य जी कहाँ हैं, तो कहते हैं वैद्य जी तो खेत में काम कर रहे हैं। तो वैद्य जी के पास पहुंचता है, अब वैद्य जी से कहता है साहब मुझे दवा दे दीजिए। तो वो कहते हैं कि भाई दवा कहाँ लिखूँ, कुछ नहीं है। तो वो एक लाल ईंट उठाते हैं, उस पर एक दवा का नाम लिखते हैं और कहते हैं इसे सुबह शाम ले लेना। तो भाई वो दवा लेने लगता होगा। अब वैद्य जी के पास वो दोबारा जाता है तकरीबन 1-1.5 महीने बाद। तो जब जाता है तो वैद्य जी पूछते हैं तबीयत कैसी है, कहता है वैद्य जी मेरी तबीयत तो बहुत सही है। कहते हैं भाई दवाई ली थी, कह रहे वैद्य जी डेली मैं ये ईंट धो के पीता था, बट जो आपने इसमें मंत्र लिखा था वो थोड़ा धुंधला पड़ गया है, तो क्या दोबारा लिख देंगे। अब अगर इस टाइम पे वैद्य बताता कि तुमने गलत दवा ली, तो प्लेसिबो इफेक्ट जो उसके दिमाग पे चल रहा था, साइकोलॉजिकली प्रूफ चीज़, वो वीक हो जाती और वो फिर से बीमार पड़ जाता। पर उसके दिमाग को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया गया कि उसकी इम्यूनिटी ने खुद ही लड़ाई करनी स्टार्ट कर दी आपकी बॉडी से, और आपको स्ट्रॉन्ग कर दिया। जैसे आज बहुत अच्छी चीज़ है, कोविड वैक्सीन में कई लोग कह रहे हैं उन्हें सलाइन वाटर दे दिया गया है, तो सलाइन वाटर दिया गया है, फिर भी एक प्लेसिबो इफेक्ट तो आपकी बॉडी में बन रहा है। आपकी बॉडी को आपके दिमाग से सिग्नल जा रहे हैं। नो डाउट ये इलीगल है, इनह्यूमन है, इमोरल, नॉन एथिकल थिंग्स हैं जो हो रही हैं, बट साइकोलॉजिकली एक प्लेसिबो इफेक्ट भी बनता है तो काउंट करता है। जैसे ग्रुप ऑफ 2 पेशेंट्स आपने रख लिए बेटा, एक को आपने ड्रग्स दी और दूसरे को सिर्फ नॉर्मल सलाइन वाटर दिया, बट क्योंकि दिमाग को ये दिखा था ड्रग्स है आपको नशा मिलेगा, तो सलाइन वाटर वालों में भी कुछ लोगों को नशा हो जाएगा, प्लेसिबो इफेक्ट। और इवन इवान पेवलोव ने किया था कुत्ते के साथ, एक डॉग के साथ इन्होंने किया था, एनिमल के साथ एक साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग की थी। इन्होंने क्या था, इस स्टिमुलस को रिप्लाई कर दिया था एक रिवॉर्ड से। तो इन्होंने क्या किया, बेल बजाई, बेल के पास खाना रखा, खाने ने कुत्ते को देखा और कुत्ते ने खाने को देखा, कुत्ते ने खाने को देखा, वैसे ही उसके स्लाइवा होने लगा, लाल टपकने लगी, और उसके बाद उन्होंने उसको खाना दे दिया। ऐसे बहुत बार प्रैक्टिस किया, उसके बाद बेल बजाई, कुत्ते को खाना नहीं दिया। बट बेल बजी तो उससे उसका एसोसिएशन क्या था कि भाई अगर स्टिमुलस मुझे मिलेगा तो स्टिमुलस का रिजल्ट क्या है, फूड, तो वो स्लाइवेट करने लगेगा। तो इसे रिकंडीशनिंग भी किया जा सकता है, इसको अनलर्न भी कराया जा सकता है। तो साइंटिफिकली ये प्रूव हो गया कि लर्निंग प्रोसेस भी साइंटिफिक है और बिहेवियर भी चेंज हो सकता है उस तरीके से।
तो ये सारी चीज़ें होने लगी, बिहेवियर भी बदला जा सकता है, चीज़ें भी करी जा सकती हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, ह्यूमन बिहेवियर में साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसके अप्रोचेस बहुत कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करते हैं हर फील्ड में। भाई ह्यूमन बिहेवियर में भी सेवरल अप्रोचेस आए हैं जिनको आपको पढ़ने हैं। बट कहते हैं ना, विथ फन अगर आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो आप पेपर आराम से निकालेंगे। बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर ऑब्जर्व किया जा सकता है, ऑब्जर्वेबल होता है। पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट इज़ ऑब्जर्वेबल थिंग, मतलब इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। कोई भी एक्शन ऑर्गेनिज्म का है, कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई भी एक्शन करता है, कोई भी जीवित प्राणी कुछ भी करता है तो आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसका कोई इंटरेस्ट होगा, कोई रीज़न होगा, कुछ तो होगा जिसके चक्कर में वो ये चीज़ें करेगा। तो हमें ये देखना है कि भाई किस तरीके के फैक्टर्स हैं जो इसके लिए काम करते हैं। तो पहले द ऑर्गेनिज्म खुद, भाई जो जानवर है वो खुद, उसके बाद मोटिवेशन उसे कैसे मिल रहा है, फिर उसकी नॉलेज क्या है, फिर उसकी कॉम्पिटेंस क्या है। भाई ऑर्गेनिज्म में कौन आ सकता है? ऑर्गेनिज्म में कई लोग आ सकते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग आ सकते हैं, एनिमल आ सकते हैं, कोई भी बायोलॉजिकल एंटाइटी जो बोल सकती है, भले वो रैट हो, भले ही वो रैबिट हो, भले ही वो मंकी हो, या लैगून हो, भले ही वो अदर कोई एनिमल हो, उनको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और उनकी कैरेक्टरिस्टिक और कुछ लिमिट्स होती हैं, उनके बिना उनके लिए कोई काम नहीं किया जा सकता। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिट को देखते हुए हम लोगों को काम करना पड़ेगा। ये चीज़ भी हमको समझनी पड़ेगी यहाँ पर। क्लियर है बेटा? इसके बाद और क्या होगा? इसके बाद जब आप इसे देखेंगे, बिहेवियर जो है उसमें हमने देखा है कि उनकी बायोलॉजिकल कैपेसिटीज़ क्या थी, वो उस तरह काम कैसे करेंगे। तो उनकी बायोलॉजिकल कैपेसिटीज़ भी देखी जाती हैं, भाई उनकी क्षमता क्या है। जो उनकी जैविक क्षमता है, आप उसके आगे उन्हें नहीं ले जा सकते ना। अब एक एनिमल को जो चीज़ पसंद है आप उसे वही देंगे, जिसको जो चीज़ पसंद नहीं आप उसे वो तो नहीं दे सकते। अब अगर आप चिकन को चिकन खाने को देंगे तो चिकन थोड़े ना रिएक्ट करेगा, पर अगर आप डॉग को चिकन खाने को देंगे डॉग डेफिनेटली रिएक्ट करेगा। पर अगर डॉग को आप ग्रास खाने को देंगे तो नहीं करेगा। अब डॉग को आप कहते हो बेटा तुम जाओ और पेड़ चढ़ जाओ, वो चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा। बायोलॉजिकल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनकी चीज़ें होनी चाहिए। तो उनको जब पढ़ेंगे तो उनकी बायोलॉजिकल कैपेसिटी देख कर ही उनके बिहेवियर को अल्टर कर सकते हो। नॉन बायोलॉजिकल कैपेसिटी दे दोगे तो नहीं करेगा। अब तुम हाँ कुत्ते को कह दो कि भैया हमने रस्सी से पेड़ बांध दिया है, अब तुम पेड़ खींच लो, तो डॉग थोड़े ना खींचेगा। ये कोई लॉजिक ही नहीं है। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, हर चीज़ ध्यान रखनी है। अब आप मछली को पेड़ नहीं चढ़ा सकते, वैसे कुत्ते को समुद्र के अंदर स्कूबा डाइविंग नहीं करा सकते। तो हर एक बंदे का अपना नर्वस सिस्टम है, उनकी खुद की स्पेसिफिक फीचर्स हैं, उनको आप नहीं चेंज कर सकते। मोटिवेशन का रीज़न क्या है? कौन सा मोटिवेशन दिया है जो बिहेवियर को चेंज करेगा, एनर्जाइज करेगा, डायरेक्ट करेगा, सस्टेन करेगा और बिहेवियर को रोकेगा। एक लॉइन को अगर आप एक छड़ी दिखाओगे तो अगर वो डरेगा तब जब वो आपका पालतू होगा, वरना लॉइन छड़ी से नहीं डरेगा। पर एक कुत्ता पत्थर से डर जाएगा। एक कुत्ते को आप घास खिलाओगे वो आपके लिए बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा, और एक बकरी को अगर आप चिकन दोगे तो वो भी रिएक्ट नहीं करेगी। तो जाहिर सी बात है उनको कौन सी चीज़ एनर्जाइज करती है, उनकी रियल डायरेक्ट चीज़ें क्या हैं, कैसे बिहेवियर को अल्टर करोगे, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। अगर आप बिहेवियर को समझना चाहते हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा उसका मोटिवेशन है, कौन उसे इतना प्रेरित कर रहा है जिसके थ्रू वो आगे बढ़ेंगे। नॉलेज एग्जामिन करता है पर्टिकुलर चीज़, उसका बिहेवियर समझना है कि इसने इस एनवायरनमेंट में कैसे चीज़ें की, वो क्या समझता है, क्या जानता है, कैसे चीज़ें करता है। अब आप बंदर को टिग्नोमेट्री की सिचुएशंस और इक्वेशन सॉर्ट आउट करने को दे दो तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी औकात नहीं है, उसकी कैपेबिलिटीज़ नहीं है। ह्यूमन में आप दे सकते हो, वो एक बार सीख के कर लेंगे। अब आप एक लैगून को पकड़ लो और उससे कहो भैया तुम ये सॉल्व करो, नहीं करेगा। जैसे अब रैबिट को कह दो कि चलो इस पजल से बाहर निकल के दिखाओ। फूड के लिए तो एक पजल आप पाइप का बनाओगे तो उसमें जाएगा, इधर उधर अपनी बुद्धि चलाएगा, बंदे चलो कहीं और से होते हैं, तो वो सोच सोच के धीरे धीरे घूम घूम के आपके पास आ जाएगा पजल से। वैसे नहीं आएगा। रैट के साथ भी ये होता है, वो पजल सॉर्ट आउट कर लेते हैं, पर पजल का मतलब ये नहीं है कि वो इतने एक्टिव हो गए कि वो आपकी मैथ्स कर लेंगे। तो उसका इन्वायरमेंट में ये देखना है वो क्या सोचता है, कैसे याद करता है, उसी की औकात से आपको उसका बिहेवियर बदलना है। चौथा, कॉम्पिटेंस। हमें ये पता होना चाहिए कि ये कितना अच्छा होगा इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अगर वो एक पर्टिकुलर टास्क को सक्सेसफुली परफॉर्म कर सकता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकता तो हमें उसके लिए उसको फोर्स नहीं करना। 3 बेसिक गोल्स हैं साइकोलॉजी के। जाहिर सी बात है आप किसी के बिहेवियर को मेज़र करते हो, फिर उसे डिस्क्राइब करते हो कि भाई उसने इस तरीके से व्यवहार क्यों किया। फिर आप जाहिर सी बात है व्यवहार क्या है, कैसे किया, ये बताते हो। फिर ये व्यवहार क्यों हुआ, क्या व्यवहार था, इसको एक्सप्लेन करोगे किस तरीके का व्यवहार था, क्या था। इसके बाद आप प्रिडिक्ट करोगे कि भाई ये व्यवहार क्यों आया, इसको हम कैसे बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक कुत्ता है, डॉग्स हैं, जो बिचेज़ हैं, वो क्या करती हैं, किसी भी गाड़ी को चेस करती हैं। तो वो किसी भी गाड़ी को चेस क्यों करती हैं, उसका रीज़न आप देखिए। पहला तो बिहेवियर कि दे यूज़ ये कीप ऑन बाइटिंग टू
अदर ह्यूमंस और बाइक राइडर्स और द कार राइडर्स। तो आपने इसको देखा, उसके बाद आप रीजंस ढूंढेंगे कि ये बिहेवियर क्यों है। इसको एक्सप्लेन किया तो आपको पता चला कि भाई जो इनके बच्चे पैदा होते हैं उनको स्ट्रीट पे क्रश कर देती है कार्स, अब वो मर जाते हैं, तो इसके चक्कर में इनको बुरा लगता है, इसलिए वो हर एक कार को दौड़ाते हैं। और इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उनके जानवरों को, बच्चों को बचा के, उनको ह्यूमन केयर दे के ऐसी जगह रख के जहाँ पर एनिमल उसे क्रश ना करें। इस तरीके से आप उनके बच्चों को बचा के उनका ट्रस्ट ह्यूमंस के लिए रीजनरेट कर सकते हो। अब कई सारी फील्ड्स हैं जो इसमें काम आती हैं। पहले स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं साइकोलॉजी के। पहला स्ट्रक्चरलिज्म है, विलियम वुंथ साहब ने इस चीज़ को डिज़ाइन किया था। इन्होंने कहा कि जैसे एटॉमिक एक मैटर से बना है, उसी तरह माइंड के भी वही सारे एलिमेंट होंगे। जैसे एक एटॉमिक चार्ट हम प्रिपेयर कर सकते हैं, पूरी टेबल बना सकते हैं, पीरियोडिक टेबल, वैसे ब्रेन की भी बनाते हैं, क्या दिक्कत है, उससे भी हमें हेल्प मिलेगी। हम देख लेंगे कि भाई ये एक्शन इस पीरियोडिक टेबल पे इतने मेज़र पे है, ये इतने मेज़र पे। देखिए एफर्ट्स इनके बहुत अच्छे थे और इन्होंने साइंस को बहुत अच्छे से यूज़ किया। उस टाइम पे जितने रिसर्च हुए थे, जितने मेथड्स आए थे, सब यूज़ किए। इनका एक मेथड था जिसे बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, इसमें पार्टिसिपेंट्स को बुलाते थे, उनसे कहते थे भैया आपको एक मेंटल टास्क दे रहे हैं, जैसे कलर देखना, रीडिंग न्यूज़पेपर, बुक और कुछ मैथ की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है। अब जाहिर सी बात है मुझे मैथ नहीं आती, आप मुझे मैथ की प्रॉब्लम देके बोलो भैया आपने क्या प्रिजर्व किया या आपको क्या अच्छा लगा, तो मैं बोलूँगा भाई उसे देख के मुझे चक्कर आ गया, मैं क्यों सॉर्ट आउट करूँ, मुझे नहीं आता। तो भाई सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। अब आप सब पे नहीं डाल सकते ना। मेंटल प्रॉब्लम जब सॉर्ट आउट करते हैं तो दिमाग में ये होता है, ये माइंड भाई नहीं आती है, हमें नहीं करेंगे। इसके बाद कलर देखना है। अब कलर एक पेंटर को दिखाओ, एक आर्किटेक्चर को दिखाओ और एक सिंगर को दिखाओ। सिंगर को कोई मतलब ही नहीं है उससे, आर्किटेक्चर को भी इतना मंतर नहीं है, पर अगर एक पेंटर है जो पेंटिंग करता है, क्लासिकल पेंटर है बहुत प्यारा, उसको कलर दिखाओगे तो वो अपनी उड़ान में उड़ जाएगा। तो भाई हर एक बंदा अपनी डिस्क्रिप्शन अलग देगा। रीडिंग अ पेपर, जब पेपर देखेंगे या बुक पढ़ेंगे, एक पेज पढ़ेंगे, तो भाई जिसको रीडिंग पसंद है उसको अच्छा लगेगा, जो पढ़ना ही नहीं चाहता वो तो भाग जाएगा ना वहाँ से। इसके बाद सब्जेक्ट जब एग्जामिन होता है तो उनसे पूछा जाता है उनके आंतरिक अनुभव क्या हैं, कैसे हैं, फिर उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाती है, फिर डिफरेंट मेंटल एलिमेंट लिखे जाते हैं। एसर्चिक ने एक न्यूली इन्वेंटेड इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जो है ये, ठीक है, रिएक्शन का, है ना, रिएक्शन टाइम इंस्ट्रूमेंट। रिएक्शन टाइम इंस्ट्रूमेंट की आपको जो चीज़ बोली गई, पूछी गई, वो आपने कितनी देर में रिएक्ट की। जैसे आपको मैंने एक साउंड सुनाई, मान लीजिए जैसे आपके सामने एक साउंड है ये, ठीक है, तो अगर आप इस साउंड को ध्यान से सुने तो आपको ये तो सुनाई दिया कि सर कुछ खटखट हो रही है, बट अब मैं पूछूं कि ये साउंड है किस चीज़ की, तो अब आपको रिएक्शन में टाइम लगेगा। अब आप सोचेंगे और हर एक बंदा अलग अलग सोचेगा, ऐसा नहीं है कि हर बंदा सेम सोचे। जैसे कुछ सोचेंगे कोई टिफ़िन बॉक्स होगा या कोई पेंसिल बॉक्स होगा जिसको सर खोल और बंद कर रहे होंगे, बट शॉकिंगली अगर मैं आपको बताऊं कि ये एसी का रिमोट है जिसके मैं कैप को खोल और बंद कर रहा था, तो आप सोचोगे अरे ये कैसी साउंड है। तो साउंड तो थी, या पहचान देंगे, पर वो किस चीज़ की साउंड है, ये आपका परसेप्शन है, एक्सपीरियंस है। अगर ये साउंड आपने पहले सुनी होगी आप बता देंगे, भाई जिसने निकाली उसको तो पता है कौन सी साउंड है, बट सबको नहीं पता होता, तो ये चीज़ें यहाँ पर आई। इसके बाद सेंसेशन परसेप्शन मैंने आपको क्लियरली बता दी। सेंसेशन एनवायरनमेंट से आती है, परसेप्शन आपका रिकॉग्नाइजेशन होता है मीनिंगफुल उस ऑब्जेक्ट और इवेंट का। तो ये सेंसरी इंटरप्रिटेशन है इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उससे। वुंथ ने कहा कि 3 चीज़ें हैं, सेंसेशन, मेंटल इमेज एंड फीलिंग। ये 3 चीज़ें हैं जो आपके लिए काम करती है। सेंसेशन जो एक्सपीरियंस हैं जो आपको अभी मिले हैं वो, मेंटल इमेजेस आप इम्यूज को रिलेट करते हो कि पहले ऐसी कोई चीज़ आपने सुनी है कि नहीं, फिर फीलिंग, कभी कभार इमोशनल एस्पेक्ट आ जाते हैं। अगर आपको कोई फैमिलियर वॉइस जैसे आपकी मदर की सुनाई दे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा आपकी माँ की। तो फीलिंग्स और इमोशनल एस्पेक्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा जुड़ते हैं। इसके बाद जाहिर सी बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट था, पर बहुत बड़ा, बहुत लेंदी काम था और साइंटिफिक तो था, बट ये बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि ये किया तो, बट इसे क्वांटिफाई नहीं कर सकते थे, इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं इसे क्वांटिफाई कर दे। ड्रॉबैक्स क्या है इसके कि भाई इन्होंने जो चीज़ की उन्होंने बिहेवियर की जगह माइंड को बढ़ा। भाई माइंड और बिहेवियर में बहुत अंतर है। दिमाग बिहेवियर बदलता बनाता रहता है, तो आप बिहेवियर को अल्टर कर सकते हैं, बिहेवियर को चेक कर सकते हो, दिमाग को नहीं। तो माइंड की जगह अगर ये बिहेवियर पढ़ते तो बेहतर और नियर बाय साइकोलॉजी रहते। दूसरा ड्रॉबैक है कि भाई इसने वर्बल रिपोर्ट को यकीन माना, तो हर एक बंदे की आइडियोलॉजी, थिंकिंग अलग है, वो अलग सोचता है और ये साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं किया जा सकता, तो इसे हम बिल्कुल यूज़ नहीं करते। बिहेवियर जो है दूसरे प्लेस पे अगर बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व किया और इसको साइंटिफिक डेटा को इन्होंने कैप्चर तो किया, बट ये कभी यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि बिहेवियर टाइम के साथ बदलता रहता है, वैसे आपका माइंडसेट बदलता रहता है। इसके बाद अगला आता है बेटा साइको एनालिसिस। सिगमंड फ्रॉइड साहब ने इसको स्टार्ट किया। इन्होंने कहा जैसे हमारा कॉन्शियस माइंड जो प्रीवियसली स्टडीज़ में काम कर रहा था,
इन्होंने कहा वैसे हमारी अचेतन अवस्था अनकॉन्शियस माइंड भी बहुत एक्टिव रहता है, उससे भी हम फील करते हैं, उससे भी हमारा बिहेवियर बदलता है। लेट सपोज यू लव समवन और आपकी किसी से शादी हो जाती है और वो कोई ऐसी एक्टिविटी कर देती है जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में थी और आपकी एक्स की थी, तो आपको आपकी वो एक्स याद आने लगेगी, आप थोड़ा इमोशनल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर को बदलने का काम आपकी अनकॉन्शियस माइंड के थॉट्स भी करते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही है। अगर आपको लगता है कि आप साइकोलॉजी ऑप्शनल मेरे साथ पढ़ सकते हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना है, और अगर आप चाहते हैं मुझसे जुड़ना तो इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।